बच्चों, आज हम नवीं कक्षा बी लेवल के संचयन भाग 1 के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गिल्लू। हाँ, गिल्लू। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। गिल्लू। महादेवी वर्मा। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही एक पीले पुष्प का नाम है, एक प्रकार का फूल है। इसमें पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास यानी अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। यानी लेखिका को एक प्राणी का, छोटे प्राणी का स्मरण आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था। यानी कुछ वर्ष पहले वो इस सघन यानी घने हरितिमा, हरियाली इस लता की यानी सोनजूही की लता में वो छिप कर बैठता था। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। जब मेरे निकट, मेरे पास वहाँ पहुंचता था तो वो मेरे कंधे पर पहुंचकर कूदकर मुझे चौंका देता था। चौंका देना, चब्बे में डालना, चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी छोटा प्राणी, छोटा जीव। जूही एक फूल, एक प्रकार का पीला फूल। अचानक, अनायास, हरितिमा यानी हरियाली। यानी लेखिका को उस सोनजूही की पीली कली को देखते ही वो छोटे लघु प्राण की याद आई। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। फिर लेखिका सोचती है अपने मन में कि वो अब तक तो वो मिट्टी में मिल गया होगा, क्योंकि वो कई वर्ष पहले ही वो मर चुका था, उसको गाड़ दिए थे, उसकी समाधि की गई थी, इसलिए वो मिट्टी में मिल गया होगा, ऐसा सोच रही है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। फिर वो अपने मन में सोचती है लेखिका, कौन जाने, पता नहीं, शायद वो मुझे चौंकाने के लिए कली के रूप में प्रकट हुआ होगा, ऐसा सोचती है। परंतु वह तो अब तक सोनजूही की जड़ में मिट्टी हो गया होगा, कौन जाने। अच्छा, वास्तव में कहानी यहाँ से शुरू होती है, ये इसका बैकग्राउंड था। ओके। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। अचानक लेखिका अपने कमरे से बरामदे में आई, यानी वरांडे में आई, और देखी क्या है, 2 कौवे हैं, जो कि कौवे यानी कौवे जानते हैं ना, क्रोस। हाँ, ये वो क्या कर रहे हैं, वहाँ चारों गमले के चारों ओर, गमला यानी फूल का वेस होता है ना, फ्लावर वेस, उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, अपने चोंचों से, चोंच मीन्स इंग्लिश में बीक बोलते हैं ना, बीक ऑफ ए बर्ड, चोंचों से छुआवल एक खेल का नाम है, जो कि बच्चे खेलते हैं। क्या करते हैं, छूकर छिप जाते हैं, उसको पकड़ना होता है, ऐसा। इसी को हाइड एंड सीक अंग्रेजी में कहते हैं, तेलुगु में दागुड़ू मूतलू।
अति सम्मानित, अति अवमानित, दो कौवे एक गमले के चारों ओर छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित होता है। ये काकभूषणी, ये महादेवी वर्मा थोड़े संस्कृत के शब्द भी अधिक प्रयोग में लाती है हिंदी में। तो काकभूषणी यानी कौवे, ये कौवे के बारे में हमें कुछ बता रही है लेखिका। ये भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित। साथ ये कौवे क्या होते हैं? आदरित भी होते हैं, यानी रेस्पेक्ट भी करते हैं हम इसका, आदर भी करते हैं, और अनादरित यानी रिस्पेक्ट, उसको केयरलेस भी करते हैं, यानी सम्मानित भी करते हैं, अवमानित भी करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। ये और भी सोच रही है लेखिका इसको देखकर कि ये हमारे पुरखे जो है कौवों के बारे में सोचती है। हमारे पुरखे यानी हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स, गरुड़ के रूप में नहीं आते और ना मयूर के, ना हंस के। यानी वो उसको जब श्रद्धांजलि के रूप में हमारे संस्कृति में इस तरह होता है ना, कि हमारे पूर्वजों के लिए कुछ अन्य पदार्थ कौवों के लिए डालते हैं। तो इस तरह ये कौवे के रूप में ही आकर खाते हैं। ये ना गरुड़ के रूप में, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना यानी प्रकट होना, अवतीर्ण होना प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और जब हमारे प्रियजन या कोई बंधु मित्र जब कहीं दूर से आते हैं तो कौवा जब हमारे घर के सामने जब चिल्लाता है तो ये सोचते हैं लोग कि कोई हमारे बंधु मित्र आने वाले हैं, ऐसा। तो इस तरह का वो मधु संदेश भी अपने कर्कश स्वर में, कर्कश यानी कटु स्वर में, यानी कड़वे स्वर में देता है। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो हम इस तरह कौवे को जब वो काऊ काऊ करता है तो उसका स्वर सुनने के लिए उतना कोयल की तरह मीठा नहीं होता, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, उसका अवमानना ही करते हैं। एक तरफ बड़े लोगों को रूप में प्रकट हुआ है, इस तरह उसको मानकर उसको हम क्या करते हैं, कुछ आदर देते हैं। एक तरफ उसके कर्कश स्वर को हम क्या करते हैं, उसको अवमानना भी करते हैं। ठीक है, आगे देखें। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। इस तरह कौवों के बारे में वो अपने कुछ मन से, यानी कुछ काक पुराण के बारे में विवेचन यानी उसके बारे में सोच रही थी, लेकिन इतने में उनके उस सोच में बाधा आ पड़ी। बाधा यानी रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वो गमले और दीवार को वाल के बीच में एक छोटी सी संधि, छोटी से जगह में उनकी दृष्टि आकर रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। जब उसके निकट जाकर, उसके पास जाकर देखा तो वो क्या है, एक गिलहरी का बच्चा है। एक गिलहरी का बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। संभवतः, शायद वो घोंसले से, घोंसला यानी नीड़, उसकी नीड़ से यानी उसके रहने के स्थान से वो गिर पड़ा होगा शायद, और उसे कौवे अपना आहार खोज रहे हैं। कौवे उसको उसे चोंच से भोग कर उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। काकद्वय, काकद्वय यानी दोनों काक, दोनों कौवे
कि चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। उस लघु प्राण यानी छोटे प्राण के लिए कौवों के 2 जो घाव थे, घाव थे, मार थे, वो लघु प्राण के लिए बहुत थे यानी ज्यादा थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट यानी कुछ भी हलचल किए बिना वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। लेखिका देखी उस छोटे से गिलहरी के बच्चे। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दीजिए। सबने कहा, जब जो दूसरे लोग जो देखे हैं वो कहते हैं जब चोंच के कौवे की चोंच से मार खाया है तो वो जीव बच नहीं सकता, उसको छोड़ दो, ऐसा कहे। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में, अपने रूम में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। फिर रुई से उसका रक्त पोंछकर, उसका खून पोंछकर, रुई यानी कपास, कॉटन से उसका पोंछकर, रक्त पोंछकर उसे मरहम, पेनिसिलिन का मरहम लगाया। पेनिसिलिन दवाई होती है ना, उससे पेनिसिलिन से पर मरहम यानी ऑइंटमेंट, लेप लगाया उसको। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका। दूध उसके मुंह में, दूध रुई उस कपास से, रुई से उसके मुंह में दूध डालने का प्रयत्न किया, लेकिन वो दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। वो दूध की बूंदें इधर उधर ढुलक कर गई, उसके मुंह में पड़ नहीं पाई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटों के उपचार यानी आफ्टर लॉट ऑफ, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे मेहनत के बाद, उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको क्या होगा, एक बूंद, एक ड्रॉप यानी उसके मुंह में टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यानी अब वो दूसरे दिन बहुत स्वस्थ हो गया, उसकी आश्वस्त हो गया, यानी निश्चिंत हो गया, और वो इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास के उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध यानी चिकना, स्मूथ, उसका रोया जो होता है, रूठा, जो फर, अंग्रेजी में फर कहते हैं, वह क्या हो गया, रोए, और झब्बेदार पूंछ, उसकी जो पूंछ थी उसको डॉट्स सा होते हैं कुछ, तो वो क्या हो गई, पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको चकित करने लगी, यानी देखने में वो आकर्षक लगने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी उसकी जातिवाचक गिलहरी है ना, उसको एक व्यक्तिवाचक नाम दे दिया। वो क्या था, इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, उसका नाम गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उसको एक डलिया में, एक यानी बास्केट में उसको उसको लटका दिया, रुई बिछाकर उसमें रखा, यानी उसको घोंसला जैसा बनाकर उसमें रख दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। इस तरह वो 2 वर्ष उसी में रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। यानी वो उस तरह उसमें रहकर वो कमरे के अंदर और कमरे के बाहर खिड़की से क्या क्या देखता रहता, क्या समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। इतनी उतना छोटा सा प्राणी जो है, उस तरह की उसकी समझदारी को देखकर सब चकित होने लगे। जब मैं
लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की और इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब ये लिखने कुछ बैठती थी, लेखिका है ना, ये कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते, और जब लेखिका का मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो क्या करता था, उसे यानी उसकी इच्छा होती थी, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। वो अपने उसके लेखिका के पैर तक आकर उतने में पर्दे पर चढ़ जाता, और पर्दा यानी स्क्रीन, उस पर चढ़ जाता, और इस तरह वो क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। यानी उस तरह वो उसी तरह करता रहता जब तक लेखिका उठकर उसको पकड़ लेती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। यानी कभी कभी उसको क्या करती, एक जगह रखने के लिए एक लिफाफा, एक कवर, एनवलप में उसको बंद कर देती, और उसके 2 मुंह और 2 पंजे बाहर रहते। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो इस तरह वह उसमें लिफाफे में रहकर लेखिका के कार्यकलाप को देखता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता। जब उसे भूख लगती तो वो चिक चिक करता, और लेखिका उसे काजू या बिस्कुट कुछ दे देती तो वह उसे उतर कर खा लेता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। इस तरह वसंत काल आ गया, यानी उसके यानी जवानी यौवनावस्था आई। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। उस वसंत के काल में बाहर से नीम की, चमेली के फूलों की खुशबू अंदर आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। बाहर से खिड़की के पास गिलहरियां आती और चिक चिक कहकर उससे कुछ बातें करने लगती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब ये वो जाली के पास बैठकर बाहर की गिलहरियों से बात कर रही थी, चिक चिक कर रही थी, तो लेखिका के मन में यह आया कि उसको मुक्त करना चाहिए, यानी स्वतंत्र करना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जब इस लेखिका ने उस यानी खिड़की के जाली को एक कोने में खोल दिया और उसे बाहर जाने दिया, उसे मुक्त कर दिया, और मैंने कीले निकालकर जाली से उसे मुक्त, बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, यानी वो मुक्ति की, स्वतंत्रता की सांस ली बाहर जाकर। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, और लेखिका के घर में कुत्ते बिल्लियां भी पालती थी, और दूसरे जानवरों को भी ये पालती थी। इसके पालने का बहुत शौक था। तो ये कुत्ते बिल्लियों से बचाना इस छोटे से जीव को ये भी बहुत कठिन था, समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। जब कुछ काम से जब ये बाहर जाती है तो कमरा बंद रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, जब वो बाहर से अंदर आती है कमरे में, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। जब ये कमरे में अंदर आ जाती है तो वो गिल्लू भी अंदर आ जाता है बाहर खिड़की से, और इनके पैर से सिर और सिर से पैर तक वो दौड़ता रहता है। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। इस तरह उसका नित्य का रोजाना का काम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता।
यानी जब ये कमरे से बाहर जाती है तो वो भी खिड़की से बाहर जाकर गिलहरियों का नेता बनकर वो क्या करता है, वो दूसरे गिलहरियों के झुंड से वो उछलता कूदता रहता है। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो 4 बजे वो खिड़की से अंदर आकर वो फिर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। तो इस तरह कवि लेखिका को चौंकाने के लिए वो कभी पर्दे के पीछे छुप जाता और कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता। इस तरह छिप कर वो चौंकाते रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं। कई पक्षी हैं इनके पास, कई पशु भी है, ये पालते हैं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। कोई दूसरा पशु पक्षी इनके अपने थाली में खाना खाते समय आकर खाने की हिम्मत दूसरे पशु पक्षियों को नहीं थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, ठीक है, गिल्लू इनमें अपवाद है, अपवाद था, यानी ये दूसरे पशुओं की तरह नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंचता। जब ये खाने बैठती तो इनके मेज पर वो आ जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। वो उस थाली में ही बैठकर खाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से उसको थाली के पास बैठना बाजू से उसको सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। एक एक चावल का दाना उठाकर वह खाना खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। उसका प्रिय खाद्य यानी वह बहुत ही चाहकर खाने वाला खाद्य, यानी खाने का आहार था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। ये काजू बहुत पसंद है और दूसरी चीज़ देता तो उसको खाने के लिए दे तो वो फेंक देता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका को उसी बीच उस समय में मोटर दुर्घटना हुई और वह आहत होकर, घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा लेखिका को। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब ये लेखिका अस्पताल में थी तो उसको अन्न पानी कुछ देने के लिए जब कोई दूसरे आते बाहर से तो लेखिका समझकर वो जल्दी से वहाँ तक आता, लेकिन दूसरों को देखकर वहाँ से दौड़कर फिर अपने डलिया में जाकर बैठ जाता। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। या जब ये अस्पताल से वापस आई, जब उसकी डलिया में देखा तो सारे काजू ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो यानी उस समय लेखिका ना होने के कारण वो अपने खाद्य को भी कम किया था, ये इनको पता। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। और जब वो अपने पलंग पर सो जाती तो उसके अस्वस्थता के कारण तो उसके सिरहाने नहीं, सिर के तरफ अपने नन्हे पंजों से, छोटे छोटे अपने पंजों से, पंजा वो उसके पॉज से, और बालों को इतने हौले हौले सहलाता, उसके बालों को इस तरह सहलाते रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी जब वो वहाँ से हट जाता गिल्लू तो एक परिचारिका यानी एक सेविका वहाँ से हटे जैसा महसूस करती लेखिका। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। जब गर्मियों का समय था तो ये ना बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के
साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। यानी वो गर्मी से बचने के लिए एक नया उपाय अपने आप खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यानी वो उसकी एक सुराही तेलुगु में कूजा बोलेंगे। वो तरह होता है, उसमें पानी डालते हैं, मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें पानी जो है ठंडा होता है, तो उस पर बैठकर वो ठंडक पाता। इस तरह सुराही है। गिलहरियों के जीवन की अवधि तो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। ये नियम है प्रकृति का कि उसके जीवन काल 2 वर्ष का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया, दिन भी कुछ खाया नहीं। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। रात की उसके उस यातना में, उस कठिन अवस्था में भी वह झूले से उतरकर लेखिका के पास बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। यानी उसके जब बचपन में वो मरणासन्न यानी मरने की स्थिति में जब वो था, बचपन में जब उसे घायल कौवे भौंक रहे थे, मरणासन्न यानी मौत के करीब, मृत्यु के करीब। मरण स्थिति में पकड़ा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जगाकर हीटर जलाया। उसके पंजे बहुत ही ठंडे हो रहे थे, इसलिए इन्होंने उठकर एक बाजू में हीटर जलाया, उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी उसका वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता है। जब से उसका अंत होता है उसके बाद भी कई दूसरी पीढ़ी के गिलहरियाँ वहाँ आकर चिक करती ही रहती हैं इस तरह, और सोनजूही में फूल होते ही रहते हैं। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी। उस लता के नीचे, पेड़ के नीचे वो गिल्लू की समाधि यानी उसको दफनाया गया था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। वह लता उसे पसंद थी, इसलिए भी कि उस लघुगाध का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता, और इसलिए कि उसे वहाँ लता के पेड़ के पास उसको समाधि दी, क्योंकि सोनजूही के पीताब यानी पीले छोटे फूल के रूप में जब वो कभी न कभी प्रकट होता था, लेखिका के मन में विश्वास था, और तो उस फूल को देखकर उसको संतोष मिलता। इस दृष्टि से वह उसको वहाँ समाधि दी थी। इस तरह उस पाठ का समाप्त होता है। ये लेखिका की